हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। लास्ट क्लास में हमने इसकी थ्योरी को कंप्लीट किया था और आज से इसकी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये सीरीज बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर किया जा रहा है। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हम कह सकते हैं आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना ही पड़ेगा। और हमारी कोशिश यह है यह सीरीज में कि जितनी अधिक उपयोगी बोर्ड एग्जाम के लिए हो, एनुअल एग्जाम के लिए हो, उतनी अधिक उपयोगी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी होनी चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करा रहे हैं, बीच में जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व करा रहे हैं, साथ ही जो पाठ्यनिहित प्रश्न हैं चैप्टर्स के बीच की जो एक्सरसाइज है उसको भी हम क्या करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। और लास्ट में जो अभ्यास के प्रश्न है उसे तो करा ही रहे हैं। तो यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगे क्लास 11th और 12th के। और फिजिक्स के तो आप 9th से लेकर 12th तक की कंप्लीट फिजिक्स यहां अवेलेबल है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 5.1, इस प्रकार से है। इसके अनुसार 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। तो क्या क्या डेटा हमारे को दे रखा है। सबसे पहले ताप दे दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब दे दिया 1 बार। तो हम लिख सकते हैं T1 बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, P1 बराबर 1 बार, ये दे दिया है। और आयतन हमें दे दिया 500 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि V1 बराबर दे दिया 500 डेसीमीटर क्यूब, ये हमें डाटा दे दिया। दूसरी तरफ हम देखें, सेकंड हमें क्या दे रखा है, संपीड़ित 500 डेसीमीटर क्यूब को 200 डेसीमीटर यानी कि V2 की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 200 डेसीमीटर क्यूब हमें दे दी है, तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या निकालना है, P की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि P2 को कैलकुलेट करना है। ताप कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि ताप का मान हमारा जितना है उतना, इसके लिए भी क्या है, ताप उतना ही है। T का मान इसके लिए भी कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड इतना है। तो इसमें देखें ताप हमारा पास क्या है, ताप नियत है, ताप कांस्टेंट है। यदि ताप कांस्टेंट तो आप जानते हैं बॉयल का नियम काम करता है। तो बॉयल का नियम हम जानते हैं, लिखते हैं बॉयल के नियम से, और बॉयल का नियम कहता है PV इजिकल टू क्या होता है, नियतांक के बराबर होता है। इसका अर्थ है P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के। हमें क्या कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है। तो यहां से V2 की वैल्यू निकाल लीजिए, यह जगह V2 इजिकल टू, ये P1 V1 तो यहां है ही, P1 V1, और ये कहां चली जाएगा, P2 इसके नीचे चले जाएगा, ये चली गया P2 नीचे। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है प्यारे बच्चों, केवल P1 की वैल्यू कितनी है, बस ये ध्यान रखिएगा जो आप जो भी वैल्यूज रख रहे हैं उन दोनों वैल्यूज के जो मात्रक हैं वो सेम होनी चाहिए। तो ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, यहां भी डेसीमीटर क्यूब में, यहां प्रेशर बार में, तो हमें आंसर भी बार पे ही मिलेगा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, यदि इसकी वैल्यू पुट करनी होती तो पहले से हम केल्विन में कन्वर्ट जरूर करते, ये भी ध्यान रखना। तो फिलहाल तो यहां नियत है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। V2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, P1 का मान 1 बार, तो 1 मल्टीप्लाई, V1 का मान कितना दे दिया 500, तो ये हो गया 500 बटे P2 का मान हमें निकालना, P2 तो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां P2 आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, V2 आएगा। क्योंकि हमें P2 कैलकुलेट करना है तो इस वाले फार्मूले में P2 यहां रखेंगे, V2 इसके नीचे चली जाएगा। इस प्रकार से V2 का मान कितना है 200, लिख लिया 200। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये काट दिया, 2 से 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, और V2 है, ये P2 है, ये P2 है, तो P2 का मान कितना आ गया 2.5, और इसका मात्रक आप दे रख रहे थे, यहां पर बार है तो यहां पर भी मात्रक क्या हो जाएगा, बार के बराबर होगा। इस प्रकार से इसे हल करेंगे तो काफी आसान है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 5.2। ये हमारे पास है प्रश्न 5.2। क्या कह रहे हैं इसके अनुसार, 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1.2 बार पर 120 मिलीलीटर धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड
पर गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। फिर बिल्कुल वही कंडीशन है, ताप दोनों जगह हमें 35 दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ताप T1 बराबर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सेकंड केस में भी T2 का मान भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। सेकंड केस में पहली स्थिति में जो दाब है 1.2 बार है, तो यानी कि P1 का मान हमें दिया है 1.2 बार, और साथ में आयतन दे रखा 120 ml, वॉल्यूम दे रखा 120 ml, मिलीलीटर में दे रखा है प्यारे बच्चों। और तो सेकंड क्या कह रहे हैं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस को 150 ml वाले, यानी कि V2 का मान हमें दे दिया 150 ml, 180 है, 180 ml हमारे को दिया हुआ है, फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है, गैस का दाब क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, P2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल फिर से इसी वाले प्रश्न की तरह आप देखिए टेम्परेचर दोनों में सेम है, दोनों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका अर्थ क्या है, तापनीयत है, लिखेंगे चूंकि तापनीयत है, नियत है, अतः बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम से, तो बॉयल का नियम क्या होता है, PV इज इक्वल टू नियतांक। इसका अर्थ है P1 V1 इज इक्वल टू होगा P2 V2 के। हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है, तो फिर से यहां से निकाल लेंगे जैसे हमने यहां निकाला था P2, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 V1 और बटे क्या आ जाएगा V2। वैल्यूज पुट कीजिए, P1 का मान 1.2 बार, 1.2 मल्टीप्लाई V1 का मान 120, यह आ गया 120 डिवाइडेड बाय P2 का मान तो हमें निकालना है, V2 का मान है 180, तो कितना आ गया 180। तो काफी आसान है निकालना, 0 से 0 काट देंगे, यहां से 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, तो 0.4, तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 0.8। और क्या निकाल रहे हैं हम, दाब निकाल रहे हैं, दाब का मात्रक हमें बार में देना है, तो यहां पर आंसर भी किसमें आएगा, बार में आएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। काफी आसान है। चैप्टर की थ्योरी यदि आपने अच्छे से करी हुई है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन न्यूमेरिकल्स को करने में, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। आप ये कह दो कि सर हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया, अब कोई सा भी न्यूमेरिकल दे दो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स की, तब तक आपको उन न्यूमेरिकल्स में पहली बार में करोगे तो थोड़ी परेशानी जरूर आएगी। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखिए आप आसानी से आगे के प्रश्न को कर पाएंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.3, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए, अवस्था समीकरण कौन सी होती है आप जानते हैं, जो हमारी आदर्श गैस समीकरण होती है उसके समीकरण को हम अवस्था समीकरण भी कहते हैं। तो अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि ताप कि दिए गए ताप पर गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती होता है, दिए गए ताप पर, यानी कि ताप नियत है। तो क्या कह रहे हैं ये, इस बात को समझिए। ये क्या कह रहे हैं, अवस्था समीकरण से हमें सिद्ध करना है। तो अवस्था समीकरण, अवस्था समीकरण हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू nRT, इसके बराबर होती है। और साथ में क्या कह रहे हैं, दिए गए ताप पर, यानी कि ताप नियत है, यह भी हमारे को बात इन्होंने दे दी। दिए गए ताप पर गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस का घनत्व, घनत्व को हम ρ से प्रदर्शित करते हैं, गैस के दाब, दाब यानी कि P के समानुपाती होता है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए, काफी आसान है। इस वाले प्रश्न में हम जो आदर्श गैस समीकरण होती है, अवस्था समीकरण, इसका उपयोग करेंगे। तो अवस्था समीकरण हम जानते हैं, ये होता है PV इज इक्वल टू होता है nRT। अब मुझे इस समीकरण में देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, घनत्व दाब के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। तो दाब तो यहां पहले से उपस्थित है। इस समीकरण में किसी तरीके से मुझे क्या डालना पड़ेगा, घनत्व को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और घनत्व आप जानते हैं, हम पहले से जानते हैं, चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि घनत्व रो, द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, आयतन क्या है V। तो V भी यहां पर पहले से है।
हमें किसी तरीके से m लाना है, और m कैसे लाएंगे? अब देखिए इसमें ये n क्या होता है, n होती है मोलों की संख्या। हम जानते हैं चूंकि n बराबर होता है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, n बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M या m नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां m नॉट क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। इसे कैपिटल M या m नॉट दोनों में से किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस n का मान यदि यहां पर रख दूं तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा PV इज इक्वल टू n की जगह आ गया स्मॉल m अपॉन m नॉट और साथ में आ गया RT। मैं v को उधर की ओर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास m बटे ये आ गया हमारे पास v और साथ में नीचे क्या है m नॉट और साथ में है RT। अभी हमने बताया ये रो इज इक्वल टू होता है m अपॉन v के, तो ये m अपॉन v को हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू रो साथ में R साथ में T और अपॉन हमारा नीचे क्या आ जाएगा m नॉट। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए m नॉट क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कांस्टेंट राशि है। R ये होता है गैस नियतांक, गैस नियतांक भी क्या होता है, नियतांक ही है, कांस्टेंट है। T इसने क्या दिया, नियत ताप पर, ताप नियत है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है RT अपॉन m0 क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। लिखते हैं चूंकि RT अपॉन m नॉट क्या है, नियत है, नियत है, एक कांस्टेंट के बराबर है। तो इसका मतलब यहां से हमारा क्या निकल गया, P अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है किसके, रो के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आगे के प्रश्नों में इसका काफी उपयोग होने वाला है, ध्यान रखिएगा। खासकर किस इक्वेशन का, इस इक्वेशंस को यदि मैं लिखूं जैसे यहां पर हमने लिखा था ये वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं जो आगे के प्रश्नों में यूज होगा। m नॉट की यदि यहां गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, P m नॉट बराबर रो RT। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी आदर्श गैस समीकरण होती है PV इज इक्वल टू nRT, यदि इसे घनत्व और मोलर द्रव्यमान के पदों में कहीं आपको आवश्यकता हो तो वहां पर हम इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। ये हमने इसी आदर्श गैस समीकरण से इसको क्या करा है, निकाला है, इसी से इसको कैलकुलेट करके सामने रखा है। तो आगे कुछ प्रश्नों में इसका इस्तेमाल होगा, तो आप इसको अलग से इसको रख लीजिए, इसको ध्यान में रखिए, इसको याद कीजिए इस फॉर्मूले को, और आगे के प्रश्नों में आपको काफी सहूलियत हो जाएगी। तो इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.4, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब पर डाइनाइट्रोजन के घनत्व के समान है, तो ऑक्साइड का अणुभार क्या होगा। तो देखिए डेटा क्या क्या दे रखा है इसने। सबसे पहले दे रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि ताप इसने नियत दे दिया, T की वैल्यू है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कांस्टेंट हमारे को दे दिया। साथ में क्या करे, 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व, 2 बार दाब यानी कि P1 हमारे को दे दिया, 2 बार किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व, तो गैस का ऑक्साइड यानी कि उसका घनत्व यहां पर लिख लेते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड जो गैस के ऑक्साइड का घनत्व है वह क्या है, 5 बार दाब पर डाइनाइट्रोजन के घनत्व के समान है, यानी कि दाब हमने ले लिए P2 बराबर 5 बार, और ये क्या है, डाइनाइट्रोजन यानी कि N2 है। इस दाब पर जो डाइनाइट्रोजन का घनत्व है N2, इन दोनों की वैल्यू क्या है, समान। तो यदि इसकी वैल्यू को मैं रो ले लूं तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, रो होगी। प्रश्न समझ रहे होंगे। ये कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी कोई ऑक्साइड है हमारे पास, और उसका 2 बार दाब पर जो घनत्व है वो बराबर है डाइनाइट्रोजन के 5 बार पर जो घनत्व है उसके बराबर है। अब प्रश्न आगे देखें, तो ऑक्साइड का अणुभार क्या होगा। तो हमें इस ऑक्साइड का अणुभार यानी कि M ऑक्साइड हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो काफी आसान प्रश्न है, कैसे ज्ञात करेंगे।
इसके लिए भी मैंने आपको जो इससे पहले वाला प्रश्न कराया उसमें आपने देखा था आदर्श गैस समीकरण होती थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को हमने रिप्रेजेंट करा था पी एम नॉट इज इक्वल टू रो आर टी के पदों में। बस इस इक्वेशन का आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो इस पहले वाले डेटा के लिए यदि हम देखें तो समीकरण क्या आ जाएगी, यह आ जाएगा P1 और M ऑक्साइड बराबर होगा रो। अब रो ऑक्साइड, ऑक्साइड का जो घनत्व है वो नाइट्रोजन के घनत्व के बराबर है, दोनों रो के बराबर है, तो रो इंटू आर इंटू टी, और टी भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी प्रकार इसके लिए मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा P2 और के साथ में क्या आ जाएगा MN2 यानी कि नाइट्रोजन का जो हम कहते हैं अणुभार बराबर फिर से क्या हो जाएगा रो इंटू आर इंटू टी के बराबर होगा। तो ये होगी समीकरण 1, ये होगी समीकरण 2। तो हमें क्या निकालना है, एम ऑक्साइड को ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात होगा, उसको ज्ञात करने के लिए आपने सीधे हम कहते हैं एक समीकरण में दूसरे समीकरण का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए। तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, तो भाग दें तो क्या आ जाएगा P1M ऑक्साइड, P1M ऑक्साइड बटे इसका बाएं पक्ष P2MN2 बराबर, इधर भी रो आर टी इधर भी रो आर टी, तो ये आ गया रो आर टी बटे रो आर टी, कट गया, कितना आ गया 1। इसका अर्थ आ गया P1M ऑक्साइड बराबर P2MN2 के बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, M ऑक्साइड चाहिए, तो M ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड का मोलर मास बराबर क्या हो जाएगा P2MN2 बटे ये आ जाएगा नीचे P1। बस अब आपको वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ काम नहीं है। क्या है, सबसे पहले P2 दाब कितना है, P2 हमें दिया है 5 बार, तो यहां पर लिख लिया 5 गुणा MN2 नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन गैस है उसका अणुभार आपको बताना है। तो कितना होता है अणुभार, आपको पता होना चाहिए MN2 नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 14 और नाइट्रोजन गैस के एक अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं। तो कितना हो जाएगा MN2 28 के बराबर होगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है ना, 2 नाइट्रोजन है तो 2 गुणा 1 नाइट्रोजन का भार कितना है 14, तो 14 दूनी 28, तो नाइट्रोजन गैस के अणु का जो अणुभार होगा वो 28 होगा। उसकी वैल्यूज को यहां रखेंगे 28 डिवाइडेड बाय P1, P1 की वैल्यू कितनी है, यह है 2 बार, तो यहां पर लिख लिया 2, तो 2 से काटेंगे कितना आ गया 14, 14 पंजे 70, तो क्या निकल गया, ऑक्साइड का जो अणुभार होगा वो हमारा 70 होगा, और इसके यदि मात्रा लिखा जाए तो ये हमारा आ जाएगा ग्राम पर मोल, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे, आप नोट कीजिए, फिर हम अगला कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.5, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम आदर्श गैस का दाब 2 बार है। जब समान ताप एवं दाब पर इसमें 2 ग्राम आदर्श गैस मिलाई जाती है तो दाब 3 बार हो जाता है। इन गैसों के अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए। तो प्रश्न को समझिए। सबसे पहले क्या रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ताप तो हमें कांस्टेंट कर दिया, यानी कि T1 का मान हमारे को दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पहली स्टेज में, और क्या कह रहा है 1 ग्राम आदर्श गैस का दाब दे दिया 2 बार, तो P1 का मान हमारे को क्या दे दिया 2 बार, इसके बराबर दे दिया। जब समान ताप एवं दाब पर इसमें 2 ग्राम आदर्श गैस मिलाई जाती है, तो एक चीज और दी है इन्होंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम आदर्श गैस, यानी कि गैस की मात्रा M बराबर कितनी दे दी 1 ग्राम। अब दूसरी बार में क्या कर रहा है, जब समान ताप एवं दाब पर, तो ताप तो यही है T2 आप कह लीजिए, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दाब समान दाब, दाब उतना ही है, यानी कि आप कह सकते हैं जो बॉक्स का जो आयतन है वो उतना ही है। क्या कह रहा है, जब समान एवं दाब पर इसमें 2 ग्राम आदर्श गैस मिलाई जाती है, यानी कि दूसरा हमारे को दे दिया M बराबर कितना दे दिया 2 ग्राम, तो इसको M1 ले लेते हैं, इसको M2 ले लेते हैं। 2 ग्राम एक दूसरी आदर्श गैस मिलाई जा रही है तो दाब 3 बार हो जाता है, तो टोटल दाब यानी कि P कुल बराबर कितना हो गया 3 बार हो गया।
3 बार हो जाता है। इन गैसों के अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, यदि पहली गैस का अणुभार मैं ले लूं, इनको मैं मान लेते हैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, TA, PA, MA, तो हमें निकालना है कैपिटल MA। इसका संबंध किससे होगा, MB। इससे क्या संबंध होगा, इन दोनों में, ये हमें रिलेशन निकालना है। इसको मैंने लिख लिया TB, ये लिख लिया ये इस प्रकार से। तो इस प्रश्न को प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे जो हमारा आदर्श गैस समीकरण है उसका उपयोग करेंगे। और आदर्श गैस समीकरण हमारा होता है चूंकि PV इज टू होता है nRT, इसके बराबर होगा। जब इसे करेंगे तो उसमें आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, पहले तो यहां पर इसका दाब निकालना पड़ेगा कि PB कितना होगा। देखिए ये P कुल का मान दे रखा है। इस प्रश्न को कैसे समझते हैं, हमने कहा एक फ्लास्क लिया, एक बर्तन लिया, पहले मैंने इस बर्तन में सबसे पहले पहली गैस डाल दी, ए वाली गैस मैंने यहां पर भर दी, केवल पहली गैस थी, तो उसका ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, दाब इसका 2 बार था, और मात्रा जितनी थी गैस की वो कितनी थी, 1 ग्राम। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमने फ्लास्क यही है, इसका आयतन दोनों का सेम है, पहले जितना आयतन था, यदि इसका आयतन कहूं तो ये VA बराबर मान लेते हैं, इस फ्लास्क का आयतन कितना है V, तो ये V के बराबर होगा। दूसरी बार जब मैंने ये गैस डाली तो वह भी इसी फ्लास्क में डाल दी, जब इसी फ्लास्क के अंदर डाली तो इसका आयतन भी कितना होगा, जो VB होगा वह भी V के बराबर होगा। ये वाली गैस भी इसी आयतन में क्या होगी, फैल जाएगी, तो इसका आयतन भी इतने के बराबर होगा। जब दूसरी गैस डाली तो ये हम दूसरी गैस को यहाँ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दूसरी गैस भी इसके अंदर आ गई, ये भी फैल गई अलग अलग जगहों पर। तो दूसरी गैस की मात्रा कितनी थी, 2 ग्राम, और इस फ्लास्क का जो कुल दाब हो गया, पहली गैस पहली डालने पर बार कितना था दाब, 2 बार, अब कुल दूसरी भी गैस हमने इसी के अंदर डाल दी, 2 गैसें एक साथ है, कुल दाब कितना है, 3 बार। तो अब आपको बताना है कि MA तथा MB में क्या संबंध होगा, दोनों गैसों के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध होगा, यह कैलकुलेट करना है। प्रश्न काफी आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर दूसरी गैस का दाब कितना होगा। तो हम डाल्टन का नियम जानते हैं, जो कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, प्रश्न ध्यान हो आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया था, आंशिक दाब के नियम से P टोटल बराबर होगा PA प्लस PB के। हमें तो PB निकालना है, PB बराबर क्या हो जाएगा, PT, और PA इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा PA। तो PT कुल दाब कितना है, 3 बार। PA जब पहली गैस भरी हुई तो दाब कितना था, 2, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 बार। तो पता चल गया PB बराबर किसके है, 1 बार के बराबर है। अब हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इस वाले प्रश्न जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को यदि मोलर द्रव्यमान के पदों में व्यक्त करें तो आप जानते हैं चूंकि n होती है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, m/m0 के बराबर होता है। ये फार्मूला यहां लगा दूं तो क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू m/m0, और साथ में क्या आ जाएगा, RT। इस फार्मूले का आपने यूज करना है। कैसे, सबसे पहले पहली गैस के लिए यानी कि A वाली गैस के लिए ये पूरा डाटा मान लेते हैं किसका है, A गैस का, और ये वाला पूरा डाटा किसका है, मान लेते हैं B गैस का। तो पहले A गैस के लिए समीकरण यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, P की जगह आ जाएगा PA VA बराबर MA अपॉन M कैपिटल MA, और साथ में आ जाएगा RTA। ये फार्मूला आ गया। इसी प्रकार दूसरी गैस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, B गैस के लिए वो हो जाएगा PB VB बराबर MB बटे MB इंटू RTB, यह आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, MA MB में रिलेशन निकालना है। तो समीकरण इसको मान लेते हैं 1 है, यह है समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए, तो लिखते हैं समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। कैलकुलेट करें कैसे आएगा, समीकरण 1 क्या है, PA, तो लिख लिया PA VA, इसमें दूसरे के बाएं पक्ष का भाग दे दीजिए, यह आ जाएगा PB VB बराबर, इधर क्या आ जाएगा, MA अपॉन MA, यह आ जाएगा स्मॉल ma अपॉन कैपिटल MA मल्टीप्लाई कितना है, RTA
नीचे क्या आ जाएगा, सेम यही चीज आएगी बी के लिए, तो ये आ जाएगा एम बी अपॉन कैपिटल एम बी मल्टीप्लाई आर टी बी, इसके बराबर आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो टी ए और टी बी आपस में बराबर है, तो हम टी ए टी बी को अलग अलग ना लिख करके एक ही से केवल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आर टी से क्या हो गया, आर टी कैंसिल हो गया, पहली बात। अब हमने क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज को पुट कैसे करते हैं, पहले दोबारा से लिख लेते हैं, पी ए वी ए बटे पी बी वी बी बराबर, इसे सॉल्व करें, ऊपर तो था एम ए और नीचे आ गया एम बी स्मॉल में, ये वाला स्मॉल बी। अब ये कैपिटल वाले हैं, ये ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई एम बी और नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल एम ए, इसके बराबर आएगा। ये एम बी और एम ए में रिलेशन निकालना है, ध्यान रखना, बाकी सब चीजें हमें पता है। सबसे पहले पी ए का मान कितना है, 2 बार, तो वैल्यू रख लेंगे इसकी 2 बार मल्टीप्लाई वी ए वॉल्यूम, वी ए का मान कितना है, वी के बराबर है, तो इसकी वैल्यू रख लेंगे वी बटे पी बी का मान कितना है 1 बार, तो वैल्यू रख लेंगे 1 मल्टीप्लाई वी बी का मान कितना है, ये देखिए वी बी किसके बराबर है, वी, क्योंकि फ्लास्क वही था तो आयतन सेम रहेगा, तो ये क्या गया वी बराबर एम ए का मान देखिए कितना है 1 ग्राम और एम बी का मान 2 ग्राम, तो एम ए का मान 1 ग्राम बटे एम बी का मान 2 ग्राम और ऊपर आ गया एम बी मल्टीप्लाई एम ए। तो अब क्या करना है हमें, वी से तो वी कट गया, इस 2 की भी यहां गुणा कर दीजिए, एम ए की भी यहां गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 एम ए बराबर किसके आ जाएगा, एम बी के बराबर आ जाएगा। और यही रिलेशन है कि जो दूसरी गैस का मोलर द्रव्यमान होगा वो पहली गैस के मोलर द्रव्यमान का या अणुभार का कितना होगा, 4 गुना होगा। और यही संबंध हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। मेन बात क्या है इस प्रश्न में, ध्यान दीजिए कि पहला तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि मोलों की संख्या को हम किस प्रकार से मोलर द्रव्यमान के रूप में, आणविक द्रव्यमान के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। फिर सेकंड, इस डाटा को आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि यदि ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बदल नहीं रहा है, तो दूसरा ताप भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यदि फ्लास्क एक ही है जिसमें पहली गैस डाली थी, दूसरी गैस डालेंगे तो दूसरी गैस का आयतन भी उतना ही होगा जितना पहली गैस का आयतन था। ये कुछ की पॉइंट है, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों। मेन बात है आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बोल चुका हूं बहुत सी चीजें जो थ्योरी में क्लियर नहीं होती वो न्यूमेरिकल्स में आपके सामने क्लियर हो जाती है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.6, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार नाली साफ करने वाले ड्रेनेज में सूक्ष्म मात्रा में एल्युमिनियम होता है। नाली साफ यानी कि घरों में आप देखते होंगे जो ड्रेनेज होता है, जैसे सिंक के नीचे पाइप लगा हुआ होता है या घरों की जो नालियां होती हैं, यदि वो चौक हो जाएं तो उसको साफ करने के लिए केमिकल आता है, उसका नाम है ड्रेनेक्स। उसके बारे में कह रहा है कि उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। यह कास्टिक सोडे से क्रिया पर डाई हाइड्रोजन गैस देता है, यानी कि कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, उससे क्रिया करके डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिएक्शन यदि हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एल्युमिनियम NaOH से क्रिया करके हमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन दे रहा है, H2 प्रोड्यूस कर रहा है। यह कह रहा है यदि 1 बार तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.15 ग्राम एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगा, तो क्या दे दिया हमें, दाब दे दिया P1 बार, और साथ में हमारे को क्या दे दिया, ताप भी दे दिया, T भी दे दिया, कितने 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.15 ग्राम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की मात्रा कितनी दे दी, यानी कि M 0.15 ग्राम एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगा, तो निगमित हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। हमें यहां पर आयतन को कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में सबसे पहले आपको कंप्लीट एक संतुलित अभिक्रिया की आवश्यकता आपके पास होगी। तो संतुलित अभिक्रिया कैसे निकालेंगे, पहले आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी। तो इस रिएक्शन के आगे क्या होता है, ये हमारे पास होता है NaAlO2, ये हमारे पास क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के 1-2 हिस्से और हैं, हम इसको यदि कंप्लीट रिएक्शन लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस
इधर तो बाएं पक्ष तो यही होगा और दाएं पक्ष में प्लस H2O और होता है। तो रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट रिएक्शन है Al प्लस NaOH प्लस H2O से NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन ये बनता है। पहला आपका स्टेप, इस समीकरण को आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए कुछ नहीं है, जब आप करेंगे तो देखेंगे यहां दो और यहां पर भी आपको क्या रखना है, 2 रखना है। इस जगह पर भी आप क्या कर देंगे, 2 रख देंगे और यहां पर 3 रखेंगे तो ये समीकरण हमारी संतुलित हो जाएगी। अब मेन काम क्या है, मेन काम यह है कि आपको यह देखना है कि कितना एल्यूमिनियम से कितनी हाइड्रोजन उत्पन्न हो रही है। बस इस रिलेशन पे ध्यान देना है, बीच की चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन समीकरण संतुलित आपको पता होनी चाहिए। यदि नहीं पता है तो इसे याद कर लीजिएगा, ये आगे आपके काम आने वाली है। तो हम यहां देख रहे हैं कि यदि 2 मोल हमारे पास एल्यूमिनियम लें तो उससे 3 मोल हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। तो लिखते हैं, चूंकि 2 मोल एल्यूमिनियम से उत्पन्न होगी बराबर 3 मोल हाइड्रोजन। अतः हम कह सकते हैं 1 मोल एल्यूमिनियम से उत्पन्न होगी बराबर ये 3/2 मोल हाइड्रोजन, यानी कि 1.5 मोल हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। यदि 1 मोल आप क्या ले रहे हैं, हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम लेंगे तो उससे कितने मोल हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, 1.5 मोल हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले इसका हमारे को द्रव्यमान दे रखा है एल्यूमिनियम का, इसके मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे NaL और मोलों की संख्या क्या होता है, M/m0। तो M की वैल्यू कितनी आएगी, कितना दिया, 1.015 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना है एल्यूमिनियम का मोलर द्रव्यमान होता है, आप जानते ही होता है 27। तो हमारे पास NaL की वैल्यू आ गई 0.15/27। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हाइड्रोजन का हम कह सकते हैं मोल उत्पन्न होंगे यहां पर, उन मोलों की संख्या बराबर होगी 1.5, क्योंकि 1.5 गुना है ना। जो एल्यूमिनियम का यदि 1 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल उत्पन्न होंगे, 1.5। तो NH2 बराबर होगा 1.5 गुणा 7 में हमारा क्या आ जाएगा, NaL। बस ये आपको फॉर्मूला यहां से कैलकुलेट करना था। और NaL का मान भी रख लीजिए 0.15/27। तो NH2 1.5 गुणा NaL का मान कितना है, 0.15/27। आप कह रहे होंगे सर जरूरत क्या है इसको निकालने की। प्यारे बच्चों, यही इसमें की पॉइंट है और कोई चीज की आवश्यकता नहीं थी आपको इस समीकरण की, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कितने एल्यूमिनियम के मोल लें तो उससे कितनी हाइड्रोजन के मोल उत्पन्न होंगे, यह आपको जानना जरूरी था। अब आदर्श गैस समीकरण लेनी है, क्या, PV = nRT। P दाब कितना है, 1 बार, तो यहां लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई आयतन भी हमें ज्ञात करना है। N किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के संदर्भ में बात हो रही है, ये पूरी डाटा किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए है। तो NH2 यहां पे लिख लेंगे NH2, साथ में R और T की वैल्यू कितनी है। T देखिए यहां पर हमारे को प्रश्न में दिया हुआ था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 20 + 273 यानी कि 293 केल्विन। तो यहां पर लिख लेंगे T का मान मल्टीप्लाई 293। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये R रिडबर्ग नियतांक का मान क्या होगा। जो गैस, सॉरी रिडबर्ग नियतांक नहीं, ये गैस नियतांक है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं जगह पर क्या होता है, दोनों जगह कांस्टेंट R ही होते हैं, इसलिए कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये R क्या है, गैस नियतांक है, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण है। जब आदर्श गैस समीकरण में गैस नियतांक की वैल्यू ली जाती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें मात्रकों का आपको ध्यान रखना है। यहां दाब का मात्रक क्या है, बार, और आप कह सकते हैं जो हमारा आयतन दिया हुआ है, आयतन देख लें, इसमें आयतन का मात्रक कितना है। तो यह हमें दिया हुआ है कि आयतन का मात्रक इसमें नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के अर्थ यह है कि हमें जो भी R का जो मान लेंगे वह किसके पद में होना चाहिए, दाब के पद में होना चाहिए। तो आप जानते हैं चूंकि R बराबर होता है 0.083, ये होता है लीटर बार
पर मोल केल्विन। एक बात फिर से बता रहा हूं, ये आर का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूज किया जाता है। इसकी वैल्यूज अलग होने का एक ही कारण है कि इसके पीछे का मात्रक, जो आपको डाटा दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने आर की वैल्यू चूज करनी है। तो अब आर का मान यहां पर रख दें तो क्या आ जाएगा, सब चीजें ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 1 की v में मल्टीप्लाई होगी, v आ गया। NH2 का मान कितना है, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन 27, और साथ में क्या गया आर का मान कितना आ गया 0.083 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना है 293। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो v की वैल्यू हमारी निकल के आती है वो 0.203 लीटर के बराबर आएगी। जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा, क्योंकि आपने आर का मात्रक लीटर में ले रखा है। तो v का मान 0.203 लीटर होगा। यदि इसे मिलीलीटर में लें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.203 मल्टीप्लाई 1000 ml, तो ये आ जाएगा 203 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से जो हमारे पास हाइड्रोजन बनेगी उसका आयतन 203 मिलीलीटर के बराबर होगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये इक्वेशंस पता होनी चाहिए। सेकंड, आपको ये कोरिलेशन पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम के 2 मोल हैं तो हाइड्रोजन के 3 मोल उत्पन्न हो रहे हैं। एल्युमिनियम का 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन के 1.5 मोल उत्पन्न होंगे। इससे आपने ये वाला फार्मूला निकालना है, ये वाला फार्मूला। अब NaL का मान कैसे निकलेगा, NaL जो एल्युमिनियम की मात्रा दी है 0.15, NaL बराबर m अपॉन m0, ये हमारे पास जाएगा m का मान 0.15 ग्राम, और m0 का मान एल्युमिनियम का जो हम कह सकते हैं द्रव्यमान होता है वो 27 होता है। इसकी वैल्यूज यहां पर रखिए, ये मान रखिए, सीधे आदर्श गैस समीकरण में मान रखेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.7, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 9 डेसीमीटर क्यूब धारिता वाले फ्लास्क में 3.2 ग्राम मेथेन तथा 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण हो तो इसका दाब क्या होगा। यानी कि दोनों गैसें हैं, किसमें आयतन भी दे दिया और ताप भी दे दिया, तो ताप भी दोनों के लिए सेम है, आयतन भी दोनों के लिए सेम है। एक ही फ्लास्क में मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, तो कुल दाब निकालना है। तो प्रश्न में हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी कुल, यानी कि पी टोटल को कैलकुलेट करना है। क्या क्या हमें डाटा दे रखे, एक मीथेन के संबंध में, एक कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में। तो मीथेन के संबंध में जो डाटा है CH4, और कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में जो डाटा है उसे हम यहां पे लिख रहे हैं, अलग अलग कॉलम में लिख रहे हैं। तो ताप दोनों में सेम है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें भी जो ताप है T वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बदल दें तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273, यानी कि कितना आ जाएगा 300 केल्विन। तो ताप इसमें आ गया, यहां पर भी ताप क्या होगा, इसके लिए भी ताप यही वाला है, तो ये हो गया 300 केल्विन। पहली बात। 9 डेसीमीटर क्यूब धारिता वाले फ्लास्क में, तो आयतन हमें दे दिया V बराबर 9 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर के बराबर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 9 लीटर। तो वॉल्यूम हमें दे दिया 9 लीटर, यहां पर भी वॉल्यूम बराबर हमें दे दिया 9 लीटर। दो चीजें। तीसरा क्या कह रहे हैं कि मेथेन की मात्रा है 3.2 ग्राम मेथेन है, यानी कि M जो हमें दे दिया मीथेन का CH4 का 3.2 ग्राम, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है M, ये दिया है 4.4 ग्राम, 4 ग्राम ये हमें दे दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये मिश्रण है, तो इसका दाब क्या होगा। तो देखो बच्चों, कैसे निकालेंगे इस बात को समझिए। ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हमारे पास क्या क्या है, CH4 भी है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। तो इसका कुल दाब कैसे निकलेगा। कुल दाब पहले आप CH4 के द्वारा कितना दाब लगाया गया ये निकालिए, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कितना दाब लगाया गया ये निकालिए, और इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो फ्लास्क के अंदर कुल दाब आपको पता चल जाएगा। और काफी आसान है। अब निकालेंगे कैसे, देखिए फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला आप यूज करेंगे वो आदर्श गैस समीकरण का होगा PV = nRT। T दोनों के लिए सेम है, V दोनों के लिए सेम है, R नियतांक है वो तो हम सेम ही रखेंगे। अब देखिए हमारे को P तो निकालना है, लेकिन N की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब N तो आप जानते हैं, चूंकि N बराबर क्या होता है, M अपॉन
एम नॉट, यानी कि जो भी हम गैस ले रहे हैं उसका द्रव्यमान और उसका मोलर द्रव्यमान का अनुपात, इसका अनुपात मोलों की संख्या के बराबर होता है। तो बस ये चीजें इन दोनों के लिए निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए निकालें तो क्या आ जाएगा, NCO2 बराबर M बटे एम नॉट आ जाएगा। NCO2 बराबर M, कितना द्रव्यमान दिया है 4.4 ग्राम, बटे एम नॉट का मान कितना दे रखा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकलेंगे? देखिए कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 गुणा ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32, तो कितना हो गया 44। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 44, तो यहां पर लिख लेंगे 44, ये आ गया। ठीक, ऐसे ही यहां पर लिखना है। इसका हम निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, इसका आ जाएगा NCH4 बराबर M अपॉन एम नॉट के बराबर आएगा। M की वैल्यू कितनी है 3.2, एम नॉट का मान मीथेन का फिर से निकालें, कार्बन के कितने हो गए 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने होते हैं, एक का होता है भार 1, तो ये 4 है तो 4 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो मीथेन का अणुभार क्या आएगा 16, तो यहां लिख लेंगे 16। तो निकालेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा NCH4, और इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। 44 से भाग देंगे इसको तो 1.1 नहीं 0.1 आ जाएगा। देखिए डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 10 से दे दीजिए, इससे 1 काट दिया तो क्या आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1। तो ये हमने इन दोनों का मान निकाल लिया। अब इसकी हेल्प से ये NCH4 तथा NCO2 की हेल्प से हम मीथेन के द्वारा इस फ्लास्क पर लगाया गया दाब वो निकालेंगे, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा लगाया गया दाब वो निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले लेते हैं CH4 के लिए गैस समीकरण, तो यही आ गई PV = nRT। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू, तो ये आ जाएगा P = nRT अपॉन V। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा P = N का मान कितना है CH4 के लिए 0.2 गुणा R। अब R का मान ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर वॉल्यूम किसमें है, लीटर में है पहली बात, और आयतन तो लीटर में है, ताप तो इसमें है। अब हमें जो दाब निकालना है वो दाब हम मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में निकाल रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति हो तो जो R की वैल्यू हम लेंगे, R बराबर लेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन मोल केल्विन। ये R की वैल्यू आपने लेनी है, तो लेते हैं यहां पर वैल्यू रखिए, ये आ जाएगा 0.0821 R का मान। T टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर देखिए 300 केल्विन है, इसके लिए भी 300 केल्विन है और इसके लिए भी 300 है, तो ये आ गया 300 डिवाइडेड बाय V वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 9 लीटर है, इसमें भी इसमें भी, तो ये आ गया 9। तो ये हमारा किसका निकला CH4 का। तो CH4 का जब कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी 0.547 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगी। आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, ये है 547 के बराबर, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा मीथेन के द्वारा इस फ्लास्क पर जो दाब लगाया जाएगा। तो ऐसे ही हमने किसके लिए निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो हम लिखते हैं CO2 के लिए। सूत्र तो यही वाला यूज कर लेंगे जो हमने ये इतना कैलकुलेट किया था। तो PCO2 बराबर यह गया NCO2 RT अपॉन नीचे क्या गया V। वैल्यू पुट करेंगे, NCO2 का मान कितना है 0.1, तो लिखेंगे 0.1। R का मान हमने कहा वही रखना है 0.0821 मल्टीप्लाई T टेम्परेचर का मान 300 केल्विन है तो 300, वॉल्यूम दोनों के लिए 9 था, यहां भी 9 था वहां भी 9 है। जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो PCO2 की जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो आएगी 0.274 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब कैलकुलेट करके देखिएगा जो आपकी वैल्यू आएगी वही। मेन बात है क्वेश्चन किस फ्लो में जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपने ध्यान देना है। कैलकुलेशन कहीं ऊपर नीचे भी हो जाए कोई समस्या नहीं है। तो अब दोनों का दाब निकाल दिया, तो अब दोनों का दाब आपने निकाल दिया, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है आपने। यहां पर CO2 लिखना था, तो अब लिखेंगे P कुल दाब फ्लास्क का क्या आ जाएगा PCH4
प्लस PCO2 जोड़ देंगे तो PCH4 का मान 0.547 प्लस इसका मान 0.274, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.821 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और यदि आपको कहा जाए न्यूटन पर मीटर या पास्कल में से बताइए तो कुछ नहीं करना होगा, इसी को आंसर तो यही निकल गया। बहुत बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल, इन दोनों में यदि आंसर बताना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.821 मल्टीप्लाई 1.013 गुणा 10⁵ और ये किस में बन जाएगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर में आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसे हल करेंगे। मेन आपको ध्यान देना है कि यहां पर फिर से डाल्टन के आंशिक दाब का नियम आ रहा है कि किसी फ्लास्क में जितनी भी गैसें हैं उनके द्वारा जो कुल दाब होगा वो प्रत्येक गैस के द्वारा लगाए गए दाब के योग के बराबर होगा। और वही हमने मेथड यहां पर यूज किया है इसके रूप में, इस फॉर्मूले के रूप में। इस प्रकार से इसे क्या करेंगे, हल करेंगे।